स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो अब हम देखने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3। और ये इस यूनिट का सबसे आखिरी चैप्टर होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे ओवर द काउंटर सेल्स। ठीक है, तो ओटीसी मेडिकेशंस क्या होती हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस क्या होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही में हम ये जानेंगे कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है तो उसमें कौन कौन सी दवाएं यूज की जा सकती हैं और इसके अलावा उन्हें कैसे यूज करना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन्हें हम सीधे जाके मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो उन्हें हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो ऐसी दवाएं जिन्हें हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जाके सीधे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो ओवर द काउंटर जो है परचेज की जा सकती हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन साथ में हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी ध्यान रखनी रहती हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की हैं जिन्हें हमने डॉक्टर से पूछ कर नहीं लिया है। तो ऐसी दवाओं को खाने से पहले या फिर उनका इस्तेमाल करने से पहले हमें काफ़ी सारी सावधानियाँ उसमें बरतनी रहती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, यूनिट 4 का सबसे आखिरी चैप्टर है। और इससे पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस यूनिट में हमारे टोटल 3 चैप्टर्स थे, तो उन दोनों को आप जाके देख लेना। उसकी जो प्लेलिस्ट वगैरह वो मैंने बना रखी है, उसमें सारी वीडियो डली हुई है। और यहाँ हम आखिरी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में ही हम पढ़ेंगे ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि ओटीसी मेडिकेशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो ओटीसी मेडिकेशन वो मेडिकेशन होते हैं वो हमारी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम ऑप्ट इन करते हैं सीधे किसी काउंटर पे जाके, यानी जो केमिस्ट होते हैं या जो हमारे मेडिकल शॉप होते हैं सीधे हम उन्हीं से जाके उसे खरीद लेते हैं। जब भी हमें जुकाम होता है, हल्का फुल्का बुखार होता है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम जाके सीधे क्या करते हैं मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लेते हैं। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कि डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्राइब नहीं किया है, हमने डॉक्टर से नहीं पूछा है, हम सीधे जाके खरीद लेते हैं। और या फिर बिना किसी जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर बिना किसी फिजिशियन से या डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ही हम उन दवाइयों को जो है मेडिकल स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन। और ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं तो इन दवाइयों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या कोई छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमें खांसी हो रही है हल्की फुल्की, हमें हल्का फुल्का जुकाम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है या छोटा मोटा कोई फीवर आ रहा है, ठीक है, या पेट दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसी जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम रहती हैं बॉडी से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं उन दवाइयों को जाके खरीद सकते हैं सीधे मेडिकल स्टोर से। ठीक है, तो ऐसे जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है तो इनके लिए हमें किसी फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो छोटी मोटी होती है, तो हम क्या करते हैं सीधे वहीं से जाकर उन दवाइयों को खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी सारी मेडिकेशन होती हैं जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन के अंडर में आती हैं, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं तो वो क्या है, छोटे मोटे जो सिम्टम होते हैं उसके रिलीफ के लिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन होती हैं वो उनकी जगह ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन होती हैं उनकी वैल्यू अलग होती है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो छोटे मोटे जो साइन और सिम्टम्स होते हैं खांसी जुकाम बुखार से रिलेटेड, वो केवल उनको जो है कम करने के लिए होती हैं, ना कि हम उन्हें इस्तेमाल करने लगे एज अ प्रिस्क्राइब ड्रग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओटीसी मेडिकेशन के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं ओटीसी मेडिकेशन के। तो एक तो क्या ये चीपर होती हैं, यानी जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन होती हैं उनके कंपेयर में काफ़ी सस्ती होती हैं। तो अब जब भी आपको कोई बुखार वगैरह आता है, कोई पैरासीटामोल की आप टैबलेट लेते जाते हो तो 1 रुपए की 2 रुपए की टैबलेट आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो केमिस्ट होता है, जो फार्मासिस्ट होता है, जो मेडिकल शॉप चला रहा है, ठीक है, तो वो क्या है डायरेक्ट जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है उनको प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो खुद से ही उन्हें दे सकता है, किसी डॉक्टर को जो है पर्चे पे लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ खरीद रहा है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहा है, जो कंज्यूमर होता है, तो वो क्या है खुद जो है सेल्फ डायग्नोस कर सकता है, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और अपने आप को जो है मैनेज कर सकता है ना। इसके अलावा हम बात करें तो जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं तो वो टाइम सेविंग होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो पेशेंट भी होते हैं जो क्या करते हैं कि जो डॉक्टर के साथ जो है ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी मेडिकेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं तो ये छोटे मोटे जो साइन सिम्टम्स होते हैं, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती हैं उनको जो है दूर करने के लिए होती हैं, ना कि वो जो है किसी बड़ी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं जिसके लिए हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्या है छोटे मोटे जो बीमारियों को ठीक करने के लिए होती हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जो हमारी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रहती हैं तो वो क्या है काफ़ी हैवी दवाइयाँ रहती हैं
उनके जो डोज वगैरह होते हैं वो हमें सीमित तरीके से लेने रहते हैं। अगर हम कम ज़्यादा डोज लेते हैं प्रिस्क्राइब मेडिकेशन का तो उससे हमें क्या है ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हमारी ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती हैं तो इनके जो हमें हल्के फुल्के डोज लेने रहते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन के, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें मार्केट एनालिसिस की कि ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन होती हैं तो वो कितनी ज़्यादा यूज़ की जाती है मार्केट में। तो हम ओवर द काउंटर ड्रग्स की हम बात करें तो लगभग 56% ओवर द काउंटर ड्रग्स को यूज़ किया जाता है मार्केट में। इसके अलावा जो हमारे प्रिस्क्राइब जो ड्रग होते हैं वो हमारे लगभग 45% होते हैं। ठीक है, तो दोनों का आप देख सकते हैं, दोनों का आप परसेंटेज दे सकते हैं कि जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं वो हमारे मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं और उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्रिस्क्राइब जो ड्रग होते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया जाता है क्योंकि वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा हम बात करें ओटीसी मेडिकेशंस में, हम कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो ओटीसी में आ जाती हैं, ओवर द काउंटर जाके हम उन्हें ले सकते हैं किसी भी मेडिकल शॉप से। तो हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, कफ सप्रेसेंट होते हैं, एंटी एक्ने ड्रग्स हो गए, NSAIDs हो गए, इसके अलावा एंटीसेप्टिक, डिकंजेस्टेंट, एंटासिड्स, एंटी फंगल, एंटी हिस्टामिन्स और स्मोकिंग सीजेशन ड्रग्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ओटीसी मेडिकेशंस होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट जाके मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। तो ये हमारे ओटीसी मेडिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इनको हम थोड़ा एक एक दो पॉइंट में हम इन्हें डिफाइन कर देते हैं, तो इससे आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की। तो टॉपिकल से आपके समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर जो स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स तो इनको हम जाके जो परचेज कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से। इनका बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको किल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन्हें क्या है स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी एक्सटर्नली इनका यूज किया जाता है, इंटरनली यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे बॉडी पे या स्किन पे छोटे मोटे जो कट्स लग जाते हैं, छोटे मोटे स्क्रैप्स होते हैं, या जलने की वजह से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको जो है ट्रीट करने के लिए और जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को जो किल करने के काम में आते हैं। तो जो हमारे जैसे कोई कट लग गया तो उसमें क्या है कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें चला गया तो वो क्या है इंजरी को ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो इसके लिए क्या है हम टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया हो जाता है वो हमारा किल हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ सप्रेसेंट। कफ सप्रेसेंट का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं जो हमें कफ आता है गले में, जो कफ बनता है उसको जो है कम कर देते हैं, उसे सप्रेस कर देते हैं। तो बेसिकली इसे जो है स्टॉप या प्रिवेंट करने के लिए कफ को जो है ऐसे यूज किया जाता है। और जो हमारे ड्राई कप्स होते हैं उसके लिए हम एंटीटसिप का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान हो तो 6th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एंटीटसिप, और एक था हमारा एक्सपेक्टोरेंट। तो दोनों में मैंने आपको तब डिफरेंस बताया था कि जो हमारे एंटीटसिप होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ब्रेन में हमारा जो कफ सेंटर होता है उसको जाके वो सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे गले में जो कफ होता है उसको डाइल्यूट कर देते हैं, यानी उसे क्या है डाइल्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है दोनों का अलग अलग काम रहता है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारे ड्राई कफ जो रहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीटसिप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे एंटी एक्ने ड्रग्स आ जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो हमारे चेहरे पे जो है पिंपल्स होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इसके अलावा कुछ और भी हमारी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एक्ने की, तो उनको जो है ट्रीट करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो ये हमारे जो हल्के फुल्का जो पेन होता है या फिर हल्का फुल्का जो फीवर होता है, हमारा इन्फ्लामेशन होती है, तो उसको जो है कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट दोनों वाली जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होती हैं। और अगर हम इसी के डोज को अगर हम हायर कर दें, इसी के डोज को हम ज़्यादा लें, तो इनके अंदर क्या है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक की हम बात करें तो ये हमारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्किन में कोई छोटा मोटा कट लग गया तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए, छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए एंटीसेप्टिक मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। इनके अलग अलग फॉर्म आते हैं, जैसे लोशन में आती है, क्रीम के फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट, जैसे आपने बोरोप्लस देखा होगा एंटीसेप्टिक क्रीम, तो उसी की तरह इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स के पेन को जो है कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिकंजेस्टेंस का मतलब होता है कि ये क्या है जो हमारी जैसे नोज होती है हमारी, तो वो बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, तो उसको क्या है ठीक करने के लिए, उसको जो खोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नसल डिकंजेस्टेंट का। इसके अलावा एंटासिड होते हैं, तो वो हमारे जो स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है, यानी एसिड को क्या है न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा जो एंटी हिस्टामिन्स आते हैं तो उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जैसे हमें कुछ एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमें किसी तरह की कोई एलर्जी है तो हमारी आंखों में जो खुजली होने लगती है, कई बार हमें छींक आने लगती है, नाक जो है बहने लगती है, जुकाम हो जाता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम हमारे क्या है एलर्जी की वजह से कॉज होते हैं और एलर्जी को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन्स का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। तो एंटी फंगल ड्रग्स को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो फंगस के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मोकिंग सीजेशन ड्रग्स का मतलब होता है कि कुछ हमारे ऐसे भी ड्रग्स आते हैं जो स्मोकिंग वगैरह की जो लत होती है, जैसे सिगरेट पीने की, स्मोकिंग करने की, तंबाकू खाने की, ठीक है। तो इस तरह की जो हैबिट होती हैं उनको जो है कम करने के लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं जिनको हम जो है सीधे जो है मेडिकल स्टोर से जाके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन इनके इस्तेमाल को भी हमें काफ़ी ध्यान से करना रहता है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही खाली जाके, तो हमें जो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है उसके डोज वगैरह को लेके, उसका जो लेवल होता है उस पर क्या कुछ वार्निंग लिखी हुई है उन सभी को हमें पढ़ना रहता है। अदरवाइज जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं अगर हम उन्हीं का डोज अगर ढंग से नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। इसलिए इनका जो इस्तेमाल होता है उन्हें हमें काफ़ी ध्यान से करना रहता है। तो आगे हम इसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे ओवर द काउंटर मेडिकेशन होते हैं तो उनका जो इस्तेमाल कैसे करना रहता है और क्या क्या सावधानियां हमें जो है बरतनी रहती हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल यूज ऑफ ओटीसी मेडिकेशंस के जो ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं तो उन्हें हमें कैसे सही से इस्तेमाल करना रहता है। उसमें भी हमें काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी रहती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन को हमें किस तरीके से यूज करना रहता है। सबसे पहले हम पेन रिलीफ मेडिसिन की हम बात करते हैं। तो जो पेन रिलीफ जो मेडिकेशंस होती हैं इनको क्या है एफडीए के द्वारा इन्हें जो है रेगुलेट किया जाता है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में इनका इस्तेमाल जो है हल्के फुल्के पेन के लिए इनका जो इस्तेमाल किया जा सकता है। और पेन का मतलब है कि जैसे हमें बुखार आ गया तो हमारे सर में दर्द हो रहा है, या फिर हमें सर्दी खांसी जुकाम की वजह से पेन हो रहा है हल्का फुल्का, है ना, सर दर्द हो रहा है, या फिर आर्थराइटिस की वजह से घुटनों में जो है पेन हो रहा है, या टूथेक हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है। इसके अलावा जो मेनिस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स रहते हैं उसकी वजह से अगर कोई किसी तरह का छोटा मोटा दर्द हो रहा है तो इसलिए क्या है पेन रिलीफ मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ओटीसी पेन रिलीवर्स। तो जो हमारे ओवर द काउंटर जो पेन रिलीवर्स होते हैं तो ये दो तरह के बेसिकली हमें देखे जाते हैं, यानी हमें मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर पे। पहला रहता है हमारा एसिटामिनोफेन, दूसरा हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आ जाते हैं जिन्हें हम NSAIDs बोलते हैं। पेन रिलीवर जो मेडिकेशंस होती हैं तो ये सेफ और इफेक्टिव तब होती हैं जब इन्हें डायरेक्शन के साथ इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इनका मिसयूज करते हैं, जो पेन रिलीफ मेडिकेशन रहती हैं, अगर हम इसका मिसयूज करते हैं, ओवरडोजिंग लेते हैं या फिर बिना किसी डायरेक्शन के हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। इसके अलावा इवन डेडली भी हो सकती हैं, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना रहता है। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर है तो जो भी पेन रिलीफ मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या है या तो किसी हेल्थ के जो प्रोफेशनल रहते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही इनका इस्तेमाल करें, खुद से जाके जो है इनका इस्तेमाल ना करें। हालांकि ये मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर पे जाके, लेकिन फिर भी आप इनका इस्तेमाल जो है किसी भी जो फिजिशियन है, कोई डॉक्टर है तो उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनका इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट हम बात करें तो डू नॉट चेंज द डोज ऑफ योर पेन रिलीफ मेडिकेशन। तो अपने हिसाब से आपको जो है इसका डोज चेंज नहीं करना है। अगर आप कोई भी जो पेन रिलीफ जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो आप अगर ले रहे हैं तो उसका जो डोज है तो आपको जो डॉक्टर ने डोज सजेस्ट किया उसके हिसाब से ही आपको लेना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने हिसाब से जो है डोज ज़्यादा लेने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो जो है बिना डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के जो डोज है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जितना भी डोज प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेन रिलीफ मेडिकेशंस होती हैं तो हमें उसे जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कि जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे घर में किसी को जो है किसी के पेन हो रहा है तो अपनी दवाइयाँ मैं उसे दे दूँ, तो ऐसे शेयर नहीं करनी रहती हैं जो पेन रिलीफ मेडिकेशन रहती हैं। तो जब तक डॉक्टर किसी को ना बोले, जब तक डॉक्टर मुझे नहीं बोलेगा कि आप जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं इसे, तो मैं शेयर नहीं करूँगा। अगर डॉक्टर बोलेगा कि शेयर कर सकते हैं तभी मैं उसे शेयर कर सकता हूँ, और तभी जो है शेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डोज के हिसाब से क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हम जो डोज ले रहे हैं उतना डोज अगर किसी और को दे दिया जाए, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके लिए कम डोज या ज़्यादा डोज जो है सफिशिएंट ना हो। तो इसलिए क्या है जो पेन रिलीफ मेडिकेशन होती हैं तो काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, तो इनको जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो जो एसिटामिनोफेन रहती है तो उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एसिटामिनोफेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम हाई डोज लेते हैं एसिटामिनोफेन का तो ऐसा नहीं है कि हम इसका हाई डोज लेंगे, ज़्यादा डोज लेंगे तो हमें ज़्यादा आराम मिलेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर हम इसका हाई डोज लेते हैं। तो जो भी डोज रिकमेंड किया जाता है उतना ही हमें डोज लेना रहता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा दवाइयाँ खा लेंगे या हम ज़्यादा डोज ले लेंगे तो हमें जो ज़्यादा आराम मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा डोज लेते हो तो आपको जो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसी फ़ायदे की बजाय। इसके अलावा हम बात करें तो ज़्यादा डोज लेने की वजह से आपका जो लिवर डैमेज हो सकता है और साथ में ही जो है डेथ तक हो सकती है किसी की, अगर ज़्यादा हाई डोज अगर एसिटामिनोफेन का लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जो क्या है अल्कोहल वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारी एसिटामिनोफेन किसी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है और उस ड्रग को जो है कोई इंसान जो है अल्कोहल के साथ लेता है या फिर अल्कोहल या फिर कोई भी हमारा ऐसा बेवरेज रहता है जो अल्कोहलिक है, तो उसके साथ अगर एसिटामिनोफेन कंटेंट ड्रग को लेता है तो उसके जो लिवर डैमेज के जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। साथ में ही जो बच्चों को जो एसिटामिनोफेन दिया जाता है तो उस टाइम पे क्या है काफ़ी प्रिकॉशंस को जो है ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे इन्फेंट रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है जो ड्रॉप मेडिकेशन दी जाती हैं, तो वो क्या है जो हमारी नॉर्मल जो चिल्ड्रन की जो मेडिकेशन रहती हैं तो उसके हिसाब से क्या है थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहती हैं। इसके अलावा जो एसिटामिनोफेन वगैरह को हम यूज करते हैं तो उसके जो रेफर पे या उसके जो पैकिंग है उसके ऊपर जो भी लेवल लगा है उस पर जो भी इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी किस तरीके से इसका यूज करना है, तो जो भी चीज़ें उस पर दी हुई हैं तो उनके हिसाब से उन्हें फॉलो करते हुए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारी एसिटामिनोफेन से रिलेटेड कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन हो गए कि हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए और कुछ बातों का हमें जो ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो NSAIDs रहते हैं, तो स्टमक में अगर ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा डोज लेते हैं तो स्टमक में किसी तरह की ब्लीडिंग हो सकती है। और जो हमारे NSAIDs रहते हैं तो ये क्या है उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक रहते हैं जिनकी उम्र क्या है 60 साल से ज़्यादा रहती है, जो क्या है ओल्ड एज में है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है जो NSAIDs रहते हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक रहते हैं। और इसके साथ साथ वो अगर किसी तरह का ब्लड थिनर जो प्रिस्क्राइब रहते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर उनकी कोई हिस्ट्री है जिसमें स्टमक ब्लीडिंग वगैरह या अल्सर उनके स्टमक के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है, तो इस तरह की जो हिस्ट्री है या फिर जो 60 साल के जो उम्र के जो लोग हैं या फिर वो जो है किसी भी प्रिस्क्राइब उनकी मेडिकेशन पहले से चल रही है जैसे ब्लड थिनर्स वगैरह या फिर स्टेरॉइड्स वगैरह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर वो NSAIDs को लेते हैं तो उनके लिए क्या है रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो NSAIDs रहते हैं तो ये हमारे किडनी डैमेज को भी जो है कर सकते हैं, यानी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। और जो किडनी डैमेज की जो प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों में ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के ओल्ड एज के हैं, ठीक है, जो 60 साल से ज़्यादा के हैं। साथ में ही वो क्या है कोई डायूरेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है या फिर उसे कोई हार्ट डिजीज है या साथ में क्या है पहले से ही कोई किडनी की डिजीज है, तो ऐसे लोगों की जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है NSAIDs का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये हमें कुछ बातें हैं जो याद रखनी रहती है NSAIDs को इस्तेमाल करने से पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद ओपियोइड्स, ठीक है, तो जो ओपियोइड्स रहते हैं तो वो क्या है ड्राउजीनेस को बढ़ाते हैं हमारी, ठीक है, जो क्या है नींद को लाते हैं जिससे क्या है थोड़ा हम बेहोशी की हालत में जाने लगते हैं। तो ऐसे जो ओपियोइड्स को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ओपियोइड्स को हमें उस टाइम पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे हमने अभी ओपियोइड्स का इस्तेमाल कर लिया तो बाद में हम जो है कहीं हमें जाना है, हमें ड्राइव करके कहीं पे जाना है तो हमें उस टाइम पे जो ओपियोइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम कहीं पे जा रहे हों या फिर हम कोई व्हीकल वगैरह को या कोई भी मशीनरी को हम ड्राइव कर रहे हों या चला रहे हों, क्योंकि इससे थोड़ी ड्राउजीनेस आती है, थोड़ी नींद आती है और ज़्यादा जो है बेहोशी की हालत सी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे ये थोड़े से हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। जो ओपियोइड्स रहते हैं तो वो हमें जो पेन में थोड़ा सा हमें फ़ायदा तो देते ही हैं, लेकिन अगर इसका हाई डोज ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या ओवरडोज इसका लिया जाता है तो कई के केसेज में देखा गया है कि डेथ वगैरह भी हो सकती है किसी की, ठीक। और जो चिल्ड्रंस होते हैं तो ज़्यादातर उनमें ये चीज़ देखने को मिली है कि उनको जो है बॉडी को ज़्यादा हार्म पहुँचता है। तो ये ओपियोइड्स के साथ हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे एंटीटसिव रहते हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो एंटीटसिव हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे रहते हैं जो हमारा कफ रहता है, कफ को सप्रेस कर देते हैं, ब्रेन में जो हमारा कफ सेंटर रहता है उसको सप्रेस कर देते हैं, तो उन्हें हम एंटीटसिव बोलते हैं। ड्राई कफ वगैरह के लिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या है एंटीटसिव में, तो उसके बारे में हमें जो जान लेना चाहिए। जो भी उसके ऊपर लेवल लगा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए पहले। साथ में हमें ये भी देखना चाहिए लेवल के ऊपर कि हमारा सप्रेसेंट है या फिर एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है, और या फिर इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी चाहिए।
इसके अलावा हमें ये चीज़ भी कंफर्म करनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, एंटीटसिव चाहिए, सप्रेसेंट चाहिए, एक्सपेक्टोरेंट चाहिए, हमें चाहिए क्या, या फिर हमें दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें कंफर्म करनी है पहले। इसके अलावा हम बात करें कि कोई भी जो मेडिकेशन है जो हमारी कफ को जो सप्रेस करती है, तो उसका हमें 7 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस मेडिसिन का। इसके अलावा हम बात करें तो जो जो सिरप वगैरह रहती हैं, जो भी हमारे डोज रहते हैं कफ सप्रेसेंट के, तो उसको जो हमें करेक्ट डोज उसका लेना चाहिए। अगर 5 ml बोला है तो 5 ml ही हमें लेना चाहिए उसका। इसके अलावा हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि भले ही हमारे ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन रहते हैं वो सेफ़ रहते हैं इस्तेमाल के लिए, इनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम इनका हाई डोज लेते हैं तो उस टाइम पे ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो हमें जो इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए कोई भी दवा मेडिकल स्टोर पे जाके खरीद कर खाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो अगर हम कफ मेडिसिन का अगर हम हाई डोज लेते हैं तो इससे हमें काफ़ी सारी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे ब्रेन को डैमेज हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल दवाइयाँ जिन्हें हम समझते हैं बस ऐसे ही बिना कुछ भी सोचे समझे इन्हें लेके जो हम खाने पीने लगते हैं, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन खरीदें तो उसे हम सोच समझ के खरीदें, या फिर डॉक्टर से जो कंसल्ट करके ही खरीदें। इसके अलावा हम बात करें तो जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं तो इन पे जो हमें ध्यान देना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ज़्यादातर जो ओटीसी जो कफ मेडिसिन होती हैं तो उसमें क्या है, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एक्सपेक्टोरेंट और सप्रेसेंट, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ डिकंजेस्टेंट और एंटी हिस्टामिन्स और पेन किलर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ही मेडिसिन के अंदर हो सकती हैं। इसलिए हमें कॉम्बिनेशन मेडिसिन पे जो ध्यान देना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। तो इंग्रेडिएंट पे हमें जो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जो चीज़ लेना चाह रहे हैं हमें वही मिल रही है, इसके अलावा तो हमें कुछ और नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में ही हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो जो भी हमें सिम्टम है, जैसे हमें जो थोड़ा छोटा मोटा सा कफ है, ठीक है, जिसे हमें ट्रीट करना है, तो हमें जो उसके हिसाब से हमें मेडिसिन जो चूज करनी चाहिए कि इसके लिए कौन सी मेडिकेशन बेस्ट रहेगी। और एक और पॉइंट हमें याद रखना है, जैसे कोई भी मेडिकेशन है, जैसे दो हमारी अलग अलग मेडिकेशंस है जिसमें सेम इंग्रेडिएंट है, तो हमें दोनों को साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें जो है बच्चों से दूर रखना चाहिए। और बच्चों के लिए अगर हम कोई भी कफ सप्रेसेंट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे की उम्र क्या है या फिर उसका वेट क्या है, उसके हिसाब से ही हमें जो है डोज वगैरह कैलकुलेट करना चाहिए। और साथ में हमें उसके हिसाब से जो है दवाइयाँ खरीदनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की अलग दवाइयाँ आती हैं, छोटे बच्चों के लिए उनके हिसाब से जो दवाइयाँ आती हैं। तो दोनों चीज़ें हमें जो ध्यान में रख के बच्चों के लिए दवाइयाँ खरीदनी चाहिए। बच्चों से दूर भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास ही रख दें तो वो क्या है, ढक्कन खोल के सारी दवाई एक ही बार में पी जाएंगे, जो उनके लिए नुकसानदायक रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कि जो डोजिंग वगैरह रहती है तो उसके जो क्या डायरेक्शन है, उसके लेवल के ऊपर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितना डोज लेना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लेवल पे लिखी रहती हैं। तो जब भी आप कोई भी दवाई का इस्तेमाल करें तो पहले आप लेवल ज़रूर चेक कर लें, उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे उसके हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंसीडर डूइंग नथिंग। ठीक है, तो जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, जैसे आपको कफ है, खांसी है, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा इंतजार करके देखें। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको कफ की प्रॉब्लम हुई पहले दिन ही आप जाके दवाइयाँ खरीद लाए और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो सबसे बेस्ट सजेशन यही रहता है कि आप थोड़ा सा इंतजार करके देखें, कोई भी दवाई ना लें आप जब तक आपको ना लगे कि कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या ज़्यादा समस्या हमारी बढ़ रही है, तब तक आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। ज़्यादा तो जो कफ वगैरह रहते हैं तो उसका जो सिंपल ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी दवाई ना लें। ज़्यादातर जो कफ होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो क्या है अपने हिसाब से क्या है धीरे धीरे समय के साथ जो अपने आप ख़त्म हो जाता है। यानी लगभग आपको 1 हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए। अगर आपको कफ है तो आपको 1 वीक तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 1 वीक में ज़्यादातर जो कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है ना, अपने आप जो बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आपकी सही नहीं हो रही है तब आपको जो है मेडिसिन कंसिडर करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी रहती हैं। इसके अलावा रीड द लेवल। ठीक है, तो कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लेवल पे जो है आपको ध्यान जरूर देना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में उस पर किसी तरह की वार्निंग लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी जो जानकारी जो मैंने आपको दी है तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन को हम जाके बिना डॉक्टर की किसी कंसल्टेंसी के या फिर बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम जाके सीधे खरीद लेते हैं और खाने लगते हैं। तो खाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको छोटी मोटी कोई साइन सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी आपको जानकारियाँ दी हैं मैंने ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में, तो ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। डोज वगैरह को लेके कभी भी आपको जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
उनका ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो और जो हमारे पेन किलर्स वगैरह रहते हैं उनका भी इस्तेमाल आपको सोच समझ के करना चाहिए और बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या कंसल्टेशन के या इंस्ट्रक्शन के आपको उन्हें जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और अगर हाई डोज लेते हैं तो उसके भी अपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनके जो नुकसान रहते हैं। तो आपको जो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ ओटीसी मेडिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या रीजन्स होते हैं ओटीसी मेडिकेशंस को यूज करने के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल रिस्क एंड पोटेंशियल एब्यूज और डिपेंडेंसी। तो जो ओवरऑल जो रिस्क होती है या फिर जो पोटेंशियल एब्यूज रहता है या जो डिपेंडेंसी रहती है वो हमारी खत्म हो जाती है ओवर द काउंटर मेडिकेशन को इस्तेमाल करने की वजह से। इसके अलावा ये क्या है, अवेलेबिलिटी इसकी रहती है हमेशा मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी लार्ज पॉपुलेशन को अगर कोई परेशानी होती है तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन क्या है पूरे मार्केट में फैली हुई होती है, तो आराम से इनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो कोई भी कंपनी के ओवर द काउंटर मेडिकेशन अगर वो ज़्यादा बनाती है, ठीक है, तो उससे जो उनके ड्रग की जो लाइफ रहती है वो क्या एक्सटेंड हो जाती है। वो जो कंपनी है तो वो क्या कर सकती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो ड्रग है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको रिड्यूस कर सकती है और उसकी प्राइस को भी क्या है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो कोई भी कंपनी क्या कर सकती है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट को अगर जो है मार्केट में ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है कि उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकती है और इसके अलावा उसकी प्राइस को भी कम कर सकती है। तो वो क्या है मार्केट में ज़्यादा आसान तरीके से मिल पाएगा, सस्ते दामों में मिल पाएगा। तो उनके जो प्रोडक्ट होती है तो उसकी जो लाइफ होती है वो भी एक्सटेंड होती है, साथ में उसकी पॉपुलरिटी भी बढ़ती है, तो कंपनी को भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे जो प्रिस्क्राइब जो ड्रग रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हर साल वो लगभग 15% जो है बढ़ती रहती है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन की वजह से क्या है जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन होती है तो वो हमें सस्ती पड़ती हैं और यही रीज़न होता है उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करने का। और इससे हमें क्या फाइनेंशियल रिलीफ भी मिलता है क्योंकि सस्ती होती हैं वो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के कंपेयर में, ठीक है। तो ये सारे क्या रीजन्स होते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को इस्तेमाल करने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज की कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के एडवांटेज क्या है। तो हालांकि मैं आपको पहले सिग्निफिकेंस बता चुका हूं, तो वो भी हमारे एडवांटेज ही थे। तो यहाँ पे आप कुछ एडवांटेज आप और देख लो, जैसे कि बेनिफिट्स ओवर वे रिस्क, ठीक है। तो बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, रिस्क थोड़ी कम होती है। इसके अलावा दवाओं का मिसयूज करना वो भी हमारा कम रहता है और एब्यूज पोटेंशियल भी वो हमारा कम रहता है। साथ में जो कंज्यूमर होता है जो भी दवाइयाँ खरीद रहा है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर सकता है, अपना डायग्नोसिस भी वो अपने हिसाब से कर सकता है और मैनेजमेंट भी वो अपने हिसाब से कर सकता है। इसके अलावा उनके ऊपर जो लेवल रहता है वो भी हमारा एडुकेट रहता है, इसको पढ़ के जो है आसान तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। साथ में क्या है जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रहते हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर्स वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो हमें जो है काउंसलिंग वगैरह जो हमें मिलती है जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी काउंसलिंग करता है और हमें जो है बेटर ज़्यादा अच्छे तरीके से सजेशन दे पाता है। जैसे आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें कुछ डाइट प्लान भी वो हमें बताता है दवाइयों के साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं अगर हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन खरीदते हैं तो, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। इसके अलावा पुअर कॉम्प्लायंस होता है, तो पेशेंट क्या है दवाइयाँ खरीदता है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब तो पेशेंट को दवाइयाँ लेनी रहती हैं टाइम पे, लेकिन अगर वो खुद से खरीद के लाता है तो कभी वो खाएगा, कभी उसका मन होगा तो नहीं खाएगा, ठीक है। या फिर जो डोज उसे लेने चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो जब वो क्या एक डोज लेगा तब भी उसे थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, तो वो दूसरा डोज लेने से पहले सोचेगा, वो कहेगा अब तो मैं ठीक ही हो गया, अब जो है दूसरा डोज लेके क्या करूँगा। तो पुअर कॉम्प्लायंस रहता है, पेशेंट अपनी मनमानी करता है और दवाइयाँ नहीं लेता है। साथ में क्या है जो डायग्नोसिस रहता है तो हमारा मिस डायग्नोसिस हो सकता है, तो पेशेंट को अगर लग रहा है कि उसे छोटी मोटी खांसी है, ठीक है, लेकिन बाद में उसे टीबी निकले, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि जो डायग्नोसिस होता है तो वो मिस डायग्नोस हो जाता है। पेशेंट जो सही तरीके से डायग्नोसिस नहीं कर पाता है कि उसे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है बेनिफिट मिलने की बजाय किसी ड्रग से उसे क्या है और ज़्यादा उसकी जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है किसी भी प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। साथ में हम बात करें तो जो डिफ़िकल्टी होती है ड्रग इफेक्ट्स को स्टडी करने में, ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है देखी जाती है डिसएडवांटेज में। तो ये हमारे सारे के सारे एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। तो ये सारी के सारी जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो जो भी दवाइयाँ हम जो है मेडिकल स्टोर से ख़रीदें तो आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा पूरा फिनिश हो गया है। तो कोई भी आपको अगर डाउट आता है किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में हमारी ये यूनिट 4 है जो फिनिश हो चुकी है, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम पे मैं एक आध दिन में अपलोड कर दूंगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अब अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।